गुड इवनिंग। मैं हूं जमील फारूकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 74वां सेशन और इस सेशन से खिताबात मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौजूद हैं न्यूयॉर्क में और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है और जो नैरेटिव वो दे रहे हैं, इज दैट अप टू द मार्क? बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें यही कह रही है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है जी, जो कुछ हिंदुस्तान वहाँ पे जुल्म कर रहा है, जो उन्होंने दुनिया का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया है 55 दिन से, उन्होंने एक जेल बनाकर और एक दिन के बच्चे से लेके 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उसको कलेक्टिव पनिशमेंट वो दे रहे हैं घरों में बंद करके, और ना अस्पताल जाने दे रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लोग बाजारों में नहीं जा सकते। आपके इस पॉइंट में मैं एक चीज ऐड कर देता हूं सर। आज ख्वातीन वफ्द, एक इंडिपेंडेंट वफ्द है लेडीज का, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। उनके मुताबिक कमोबेश 13,000 नौजवान लापता हैं। कमोबेश 8,000 बच्चियां जिनकी उम्रें 17 से 21 साल के दरमियान हैं, उनके वालिदैन को पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कहाँ रखा गया है, उनके साथ क्या बीत रही है। प्लीज। हाँ बिल्कुल, मतलब दूसरे लफ्जों में रेन ऑफ टेरर है वहां पे। जी। और अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये इसके अलावा है कि कश्मीर को उन्होंने रियासत भी नहीं रहने दिया अपनी, उसके 2-3 टुकड़े कर दिए वगैरह वगैरह। तो बॉडी लैंग्वेज हमारे प्राइम मिनिस्टर की यही है कि इतना जुल्म हो रहा है, इतनी ज्यादती हो रही है, इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लेकिन दुनिया की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और उन्होंने हर तरीके से केस बिल्ड करने की कोशिश की, हर एंगल से उन्होंने उसको बात की, और जो कश्मीर के 2-3 पहलू हैं मुख्तलिफ, उनसे बात की। पहला पहलू तो ये है बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन इंतहा हो गई है, कर्फ्यू से लेकर और बाकी तमाम चीजें हैं, वो फौरन दुनिया उसका नोटिस ले और वो हटाएं। दूसरी बात यह है कि ये इशू है, इंटरनेशनल इशू है, अक़वाम मुत्तहिदा भी इसको मान चुका है, और ये बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, लेकिन हिंदुस्तान उस पर बात करने को तैयार भी नहीं है, वो इसको इशू भी नहीं मान रहे। तो वो दुनिया को दूसरा ये कह रहे हैं कि आप उनको कहें कि वो इशू माने। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, उन्होंने नॉन सीरियस तरीके से कहा कि मैं मीडिएशन करूंगा। सर एक दफा नहीं कहा, 3 दफा पहले कहा, आज फिर कह दिया। आप फिर मजाक भी साथ करते रहे, हंसते भी रहे। वही बात जो उन्होंने पाकिस्तान के बात की इमरान खान से ओवल ऑफिस में, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनका मजाक उड़ाया एक किस्म का, वो एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनका भी मजाक उड़ाया। तो यानी उनको कौन सीरियसली ले। खैर वो हमें वो इतना इशू नहीं है कि मीडिएशन वो करें या ना करें। असल बात यह है कि लोग जो ममालिक हैं वो इसका नोटिस लेना शुरू करें 2 एंगल से। एक तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन है। दूसरा ये है कि ये अगर कशीदगी बढ़ती है और हिंदुस्तान के काबू में तो कश्मीर अब नहीं आएगा, लेकिन वो ये बहाना बनाकर कि पाकिस्तान की तरफ से इंटरवेंशन हुई है, इंटरफेरेंस कोई हुई है, कोई इस किस्म का टेररिस्ट अटैक वगैरह बना लें, तो फिर ये खतरा जरूर है कि ये इस इलाके में जंग छिड़ सकती है। और जंग छिड़ गई, जैसे आपने पहले कहा अपने इंट्रो में, तो कौन वहां पे इन्वेस्ट करेगा? ऑलरेडी उनकी वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स भी वहां से विड्रॉ कर रही है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी नीचे जा रही है। और बल्कि वो मिसाल देते हैं उनके ऑपोजिशन वाले में, जो चीपेस्ट बिस्किट है वो भी लोग खरीद नहीं रहे, यानी ये वो मोदी ने हालत कर दी उसकी। तो इसलिए ये हर तरीके से कह रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि तुर्क के जो सदर हैं उन्होंने बात की कश्मीर की, या फिर चीन ने तो खैर पहले भी की, लेकिन मुस्लिम उम्मा हमारे साथ नहीं है सर। मुस्लिम कंट्रीज में देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं जी उस सिलसिले में। जी प्लीज। बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि जो जिन ममालिक से हम तवक्कुआत रखते हैं उनके अपने अंदर सिस्टम क्या है। अगर वो खुद अपने लोगों को भी दबा रहे हैं और वहां पे किसी को बात नहीं करने देते, तो उनसे क्या हम तवक्को रखें कि वो अगर कश्मीरी ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बात करेंगे? वो तो खुद भी वायलेटर हैं सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के। लेकिन मैं आखिर में छोटी सी बात कहूंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान को की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके। आप जो अवाम हैं, जो लोग हैं, हुकूमतों के ऊपर रिलाय करने की बजाय उनको आप एड्रेस कीजिए।
उनको आप एजुकेट कीजिए मुख्तलिफ तरीकों से, उनको आप बताइए वहां पे क्या हो रहा है। और उन मुल्कों में आप जरूरी नहीं होता हुकूमतें डायरेक्ट अप्रोच करती हैं अवाम को, आपके पास और बड़े तरीके होते हैं, बड़े आपके पास जराए होते हैं जिनके जरिए आप लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको बताते भी हैं। बहरहाल अब वक्त आ गया है कि हुकूमतों की बजाय पाकिस्तान को चाहिए कि जो अवाम हैं, लोग हैं उन मुल्कों के, उनको एड्रेस किया जाए और उनको बताया जाए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये जरा बोल रहे हैं फारूक हसन साहब, आप बोलें, मैं उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। मैं ये कहूंगा जी, ये जनरल असेंबली का जो इजलास है ये कश्मीर के ऊपर नहीं बुलाया गया। ये एक रूटीन हर साल, लेकिन सर एजेंडा बन गया है। नहीं, मैं वैसे इसको थोड़ा कर तो उसमें नहीं होते रहे इजलास। देखिए जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर बेशुमार जनरल असेंबली के इजलास होते थे, फिर उस पर वोटिंग भी होती थी, और इसी तरह फलस्तीन के ऊपर बेशुमार जनरल असेंबली के इजलास होते थे। और वो इसलिए इजलास जनरल असेंबली के पास ये वो ले जाते थे करारदाद के लिए कि चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देता था या सोवियत यूनियन कर देता था, इसलिए जनरल असेंबली में आते थे। यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं मंजूर होनी कि आपने एक कोई पेश किया, मुद्दा प्रोजेक्ट हो जाएगा ज्यादा। आपने अपनी जो बातें, जो आपके इंटरेस्ट हैं वो आपने, मैं एक छोटी सी बात ईरान के हवाले से कहूंगा। देखिए ईरान में 3-4 तो मैंने खुद देखे हैं, वहां पे जुलूस भी निकले हैं, मशहद में भी निकला है, तेहरान में भी निकला है। वो अलग बात है कि हमारी जो मीडिया है वो अगर उसको कवरेज सही नहीं देती और छोटी सी तस्वीर लगा देती है अंदर के सफे में बजाय बाहर लगाने के, क्योंकि आपको जरूरत है बाहर इसलिए करने का, एडवर्टाइज करने का। देखिए ये ममालिक, एक एक मुल्क भी अगर पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है या उनके अवाम कर रहे हैं तो वो हमें एक्सपोज उसको करना चाहिए। बिल्कुल, उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन सर साथ ही साथ हमें यह भी तो नोटिफाई करना होगा ना कि हमारी अपनी कमियां कोताहियां क्या है। ये यूएन जनरल असेंबली का सेशन है, रूटीन सेशन है, 74वां सेशन है, और 193 ममालिक बैठे होते हैं, उसमें किसी ने भी बात करनी होती है। लेकिन असल फोरम आपका जो है दैट इज एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके अलावा या आप यूएनएचसीआर में बात उठा सकते हैं जी, ओआईसी भी हो गया। लेकिन ओआईसी तो चले, ओआईसी है, हम सबको ही पता है। लेकिन इस सेशन के अलावा जब यूएनएचसीआर में हमारे पास एक टाइम था कि हम रेजोल्यूशन वहां डेडलाइन मीट करते हुए दे सकते थे, और हम अपने जो 16 ममालिक हैं या 19 ममालिक, गालिबन 19 ममालिक हैं, उनकी हिमायत ले सकते थे, वो हम नहीं ले पाए। तो वो भी तो हमारा कसूर, कहीं गलतियां, कमियां, खामियां हमारी भी तो है ना सर। या 19 तारीख डेडलाइन थी उनकी, 19 सितंबर। डॉक्टर साहब आपसे पूछिए। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए इसमें जैसे पहले भी कहा गया कि हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, और वो इस तरह नहीं आके सामने आके वो पोजीशंस वो लेना चाहते, चाहे वो प्राइवेट टॉक्स में कह भी रहे हों कि हाँ जी हम समझते हैं ज्यादती हो रही है, हम समझते हैं ज्यादती ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा तो शुरू से ख्याल ये रहा है कि कश्मीरी लड़ाई अपनी खुद लड़ेंगे। 1990 से वहां पे डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं। 1990 में जब इलेक्शन को रिग किया गया था, बहुत बड़े पैमाने पे, रिगिंग तो पहले भी होती रही है। अभी आप इजलास देखिए, जब 370 के ऊपर बहस हो रही थी लोकसभा में, तो उसमें उठ के हर मेंबर कह रहा था, चाहे वो कांग्रेस का है या बीजेपी का, कि जी कश्मीर में रिगिंग होती रही है, और 89 में इंतहा की रिगिंग हुई थी। तो इसलिए कश्मीरी वहां तो डिस्टर्ब एरिया रहा है, और वो इंडिया के ऊपर उन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया था कि 6 लाख फौज उनको वहां पे मुस्तकिल कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट थी तो सही पाकिस्तान की, ये तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए पाकिस्तान की सपोर्ट 1990 से पहले थी, उसके बाद पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं थी मिलिटरीली। उनके नौजवान, जो कल ही मैं सुन रहा था, महबूबा मुफ्ती का इंडिया टीवी के ऊपर वो एक इंटरव्यू दे रही थी, और वो उसने कहा जी स्टोन पैलेट, ये स्टोन फेंकते हैं आवारा से लड़के, उसने कहा जी वो आवारा से लड़कों में PhDs भी हैं, उनमें MPs भी हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि सारा कश्मीरी आपके खिलाफ है। तो उसने फिर आगे से पूछा उनको कि आप क्या समझते हैं कश्मीरी, क्या हमें समझते हैं? उन्होंने कहा आपको वो समझते हैं हम ऑक्यूपाइंग फोर्स है, और आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, इसलिए कश्मीरी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए हिंदुस्तान ने जो ये सारी हरकत की है, जो उनको वो बंद किया है, कर्फ्यू लगाया, सारा कुछ किया है, ये इनकी मजबूती नहीं थी, ये इनकी कमजोरी थी। क्योंकि अगर मजबूती होती तो फिर वो मैनिपुलेट कर लेते
रहते जो लोकल लीडर्स हैं, जो एक ज़माने में भी हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, वो जेलों में हैं सारे। फारूक अब्दुल्ला हुआ, उमर अब्दुल्ला हुए, और जिसका महबूबा मुफ्ती हुई, और भी इस किस्म के लीडर्स हैं। ये उनकी कमजोरी है। अब बात, चूंकि वो समझ रहे थे कि हम इसको काबू नहीं कर पा रहे और इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने हैं, तो वो अपनी कमजोरी को अब किस हद तक आगे चलाएंगे। जैसे ही उन्होंने, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी सही कहा कि जैसे ही उन्होंने कर्फ्यू उठाया तो आप फिर देखिए वहां पे क्या रिएक्शन किस तरह आता है। बिल्कुल ठीक है। फारूक हसनान साहब, ऑप्शन 1 सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना कैटेगोरिकल टर्म्स में कोई भी वो कल बात करेंगे। आप देखेंगे कि वो जो ये बात